हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 11th आर्ट्स वालों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है अंत तक बने रहिएगा और इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में जितना भी क्वेश्चन देखने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन और आंसर को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले बच्चों आप हर हाल में इसको अच्छे से रिवीजन कर लें और एग्जाम से पहले हो सके तो आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। और बच्चों, क्वेश्चन को जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक जो है हमारे एबीसी कोचिंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर के आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और आपने अभी तक जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो तेजी से जल्दी आप जो है फटाफट से जो है आप बच्चों क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही बच्चों, आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में जो है फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी जरूर कर लेंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बच्चों, अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों की प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका जो है फुल मार्क्स जो है बच्चों आपका 40 जो है रहने वाला है और सभी का आंसर जो है आपको मार्कशीट पर देने हैं, जिसके बारे में आपको पहले भी पता ही होगा। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आप अच्छे से ध्यान से देखें बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सवाल कहता है कि ज्योग्राफी शब्द जो है किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए, कई बार मैंने आपको बताया है कि ज्योग्राफी शब्द क्या है बच्चों, ये एक लैटिन भाषा है। क्या है? लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसमें कि दो लैटिन शब्द को मिलाकर जो है बनाया गया है। कौन कौन से? तो पहला होता है जियो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और होता है ग्राफोस, ग्राफोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि विवरण देना। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो है अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ज्योग्राफी कहेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन देखिए बच्चों दिया गया है जियो प्लस ग्राफोस दिया है, तो दूसरा दिया है जी प्लस जो है ग्राफी दिया है, और तीसरा दिया है जियो प्लस ग्राफिया, और तीसरा चौथा दिया है बच्चों जियो प्लस ग्राफोस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा आप लोगों को भली बात ही पता होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने जब पहले भी आपको चैप्टर वाइज बताया हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था, है ना। तो आप फटाफट से आंसर बताइए मेरे बच्चों, आपको मालूम होगा तो फटाफट से आप लोग आंसर देंगे। तो यहाँ पे सवाल क्या था कि जियोग्राफी शब्द का किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जियो प्लस ग्राफोस, है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। मैं चेक भी करूंगा बच्चों कि किन विद्यार्थियों का जो है कमेंट आ रहा है, किन विद्यार्थियों का आंसर पहले से पता था और जो है नीचे कमेंट आप लोग कर रहे हैं, है ना। और व्हाट्सएप में भी आप लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। चलिए बच्चों, अब देखिए अगला जो सवाल बच्चों दिया गया है, सवाल कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर सवाल है मेरे बच्चों, कह रहा है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। भाई कितने बार मैंने पढ़ाया हुआ है, कितने बार मैंने जो है पढ़ाया हुआ है, भूगोल के पिता किसे कहे जाते हैं। बताइए, भूगोल का पिता यानी ज्योग्राफी शब्द का जो है ना सबसे पहले जो है उपयोग जो है, शब्द जो है किसने जो है अपनाया था, बताइए। कई बार मैंने बताया कि कई बार मैंने बताया था कि ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग किया गया है सबसे पहले जो है वो इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था भाई? इरेटोस्थनीज ने। तो हाँ, यहाँ पे देखो इरेटोस्थनीज दिया गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल राइट, एकदम जबरदस्त आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है बच्चों, कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो इन ए रिफ्ट वैली, यानी कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहती कौन? नर्मदा नदी। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बच्चों आप हमसे एक वादा कीजिए, वादा ये करना है कि जो भी समय आपके पास बचा हुआ है ना एकदम रगड़ के जो आपको तैयारी करनी है। अगर आप हमसे वादा करते हैं कि हाँ भाई हम रगड़ के तैयारी करेंगे, हाँ मेरे सर गुरुजी हम रगड़ के तैयारी करेंगे, मेहनत ताबड़तोड़ करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि जितना भी जो है आपको लेसन दे रहा हूं, जितना भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आप सभी कंटेंट को, सभी वीडियोस को अच्छे से आप लोग देख लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी सवाल आपका एग्जाम में जो है इससे बाहर नहीं आने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चों, ये 200% की मेरी गारंटी है और हमारी शुभकामना है बच्चों कि आप लोग इस बार जो है ताबड़तोड़ तरीके से जो है रिजल्ट हासिल करें, आप लोगों की तैयारी जो है बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला जो सवाल दिया गया है, सवाल यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कहता है विच रिवर्स फॉर्म्स एन
कहता है स्टोरली। अरे भाई ये सवाल कई बार पूछा गया है ना। देखिए इक्चुअली यानी कह रहा है कि ज्वारनद मुख जो है वो बनाती है, कौन सी नदी बनाती है। देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया गया बच्चों याद रखिएगा, कौन सी नदी जो है जवारन है ना, देखिए जवारन मुख यानी कि एक्चुरी बनाती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ऑप्शन की ओर बढ़े तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है नर्मदा नदी, दूसरा दिया है गंगा नदी, तीसरा दिया है दामोदर नदी और चौथा दिया है इनमें से सभी। तो बच्चों इसमें सटीक आंसर क्या होगा पता है, सभी नदी जो है वो एक्चुरी बनाती है। याद रखिएगा सभी नदी जो क्या होता है एक्चुरी जो है बनाती है। तो यहाँ पे क्या होता है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल 5वां नंबर सवाल कह रहा है भाई, कहता है निम्नलिखित में से जो है संकटापन्न प्रजातियां कौन सी है। तो देखिए संकटापन्न प्रजातियां किसे कहे जाते हैं, मैंने कई बार बताया था। देखिए संकटापन्न प्रजाति उसे कहा जाता है जो कि लुप्त होता जा रहा है, यानी कि जो है वो लुप्त होते जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं ना, हम जिस जनजाति को देखे या जिन प्रजाति को देखे वो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जो है उस प्रजाति को नहीं देख पाएगा। तो धीरे धीरे जो है लुप्त होते जा रहा है। जैसे कि हमारे जो पूर्वज है वो डायनासोर को देखे थे, डायनासोर को देखे होंगे, तो हम उसे जो है नहीं देख पा रहे हैं। हम जो सिर्फ म्यूजियम में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, यही सिर्फ हमको पता चल रहा है कि भाई हम लोग जो पूर्वज है वो डायनासोर को देखे हैं। डायनासोर इतना बड़ा होता है, इस प्रकार से होती है, इतनी बड़ी जो आकृति होती है, सबसे बड़ा जानवर था। तो ये हम लोग जो है इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ फोटो और वीडियो में देख पा रहे हैं। तो वो क्या धीरे धीरे लुप्त हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से लुप्त ही है। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों संकटापन्न प्रजातियां कौन सी होगी, तो संकटापन्न प्रजाति उसे कहेंगे जो कि लुप्त हो चुके हैं, तो यानी कि जो लुप्त होने के खतरे में हो, या कह सकते हैं है ना। तो यहाँ बच्चों इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा, लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो उसी जो है संकटापन्न प्रजातियां कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। हमें लग रहा है बच्चों की बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, आपको देखने से लग रहा होगा कि सर ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, वही सारा क्वेश्चन ना आप बता रहे हैं क्या। बोलते अरे बच्चा जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो दिए गए हैं ना, और जो इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ना, वही चीज तो पूछबे करता है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। इतना सेशन मैंने करवाया हुआ है, अगर आप शुरू से अंत तक देखे होंगे ना, शुरू से आप लोग हमसे जुड़े होंगे, तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि भाई ये सब बहुत इस तरह से अगर क्वेश्चन देगा ना तो हम ऐसा ही बनाएंगे चुटकी में, क्यों भाई ये भाई पढ़ा हुआ सवाल है, इससे बाहर एक को सवाल कुछ भी नहीं करेगा। और भी क्वेश्चन जो है आने वाला ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैं आपको देने वाला हूं, पिछले 5 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा, ठीक है। तो देखिए अगला जो सवाल है बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित जो है याम्योत्तर में कौन सा जो है भारत का जो है मानक याम्योत्तर है। तो भारत इसका भाई कह रहा है बताना है। तो इसका आप लोगों को पता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व होता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व होता है, कई बार हमने बताया है। और ये तो भाई बच्चा वाला सवाल है, मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 8 से ही ये सब पढ़ाना शुरू हो जाता है ना, याम्योत्तर के बारे में, है ना, उसका जो है अक्षांश और देशांतर के बारे में, है ना। तो ये सारा चीज पढ़ाया जाता है। तो आप लोग 9 से ही पढ़ रहे होंगे, 8 से ही पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे सवाल था बच्चों की याम्योत्तर में कौन सा जो है भारत का जो है मानक याम्योत्तर होता है, वो 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, इसको एकदम लॉक कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है। भाई ये तो भाई एकदम बच्चा वाला सवाल ना है, बच्चा वाला सवाल ना है। बताओ यहाँ पे इस तरह सवाल रहेगा तो आप एग्जाम में फोड़ोगे ना, है एकदम एको को सवाल नहीं छूटेगा जी आपसे। तो यह सवाल क्या है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़े बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए 8वां नंबर कह रहा है बच्चों, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि समुद्री सतही जल का जो है औसत जो है तापमान कितना होता है। ये कई बार आपने पढ़ा होगा बच्चों, कई बार आपने जो है एकदम रटा होगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड में मार देते हैं। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है बच्चों। याद रखिएगा कि समुद्री सतही जल का औसत जो तापमान होता है वह होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है, अगला सवाल जो है कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से जो है कौन सी गैस जो अवशोषित करती है। तो भाई ओजोन गैस अवशोषित करती है, कई बार मैंने बताया था ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सवाल क्या है बच्चों का, सवाल कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है अवशोषण करती है।
कौन सी गैस क्या करती है, अवशोषण करती है, तो ओजोन का क्या होता है, O3 होता है ना, ओजोन का क्या होता है, O3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। नियॉन का क्या होता है, Ne होता है, और नाइट्रोजन का होता है N। अब बताइए बच्चों, आपको यहाँ पे जो है संकेत नाम भी हम लिख दिए, है ना, ये संकेत नाम भी लिख दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है CO2 होता है, नियॉन का Ne होता है, ओजोन का O3 होता है, और नाइट्रोजन का N होता है। सवाल कह रहा था अवशोषण करती है, अवशोषण कौन करती है भैया, अरे जल्दी जल्दी कमेंट करो, ओजोन ना होगा, एकदम बहुत ही आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ये एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, गड़बड़ नहीं होगा बच्चों, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो फटाफट से आप लोग मारिएगा, है ना, फटाफट से आप मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। सवाल कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कितनी प्रतिशत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत बच्चों, फटाफट से बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, जल्दी जल्दी बताएंगे। 20.95% या जो है 17.95%, फटाफट से आप बताइए। ये दोनों तो होगा नहीं, अब यही दो जो है बचा हुआ है, फटाफट से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों का कमेंट में जो है क्या आंसर आ रहा है ना, एकदम जल्दी जल्दी बताइए, अब फटाफट बताइए। मैं तो पहले ही बताया हूं, पढ़ाया हूं, है ना, तो मुझे तो पता है ना ये इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आप लोगों से मैं टेस्ट ले रहा हूं कि आप इतना जो पढ़े, हम जो पहले ही पढ़ाए थे, क्या आपको याद है या नहीं याद है। तो भाई फटाफट से मारिए, एकदम कौन सा सही होगा, जल्दी से जल्दी इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा। देखिए ये वाला और ये वाला तो ए और डी तो होगा नहीं, बी और सी दोनों ऑप्शन दिया गया है, इसमें से दो ऑप्शन में से एक को आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ये कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, यही वाला सही होगा, जी हाँ यही वाला सही होगा। तो आगे नीचे कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि एनी मेटल दैट कंटेन्स आयरन इज ए, यानी सवाल कह रहा है बच्चों कि जो धातु में लोहा है उसे कहते हैं। जो धातु में लोहा होता है तो उसे लौह धातु कहते हैं। जो धातु में लोहा होता है उसको क्या कहेंगे, लौह धातु कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। याद रखेंगे बच्चों, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की जो आयु है वो प्रदर्शित की जाती है किस संख्या से। तो याद रखिएगा 46 लाख वर्ष, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है 13 नंबर। सवाल कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को कहा जाता है। देखिए फटाफट से बताइएगा कि पृथ्वी, ये है पृथ्वी, मान के चलिए यह क्या है बच्चों, पृथ्वी है। पृथ्वी के जो सतह पर जो फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु है, फोकस के ठीक जो है ऊपर का बिंदु है। देखिए आप जो है 4 लेयर में होता ना, ये वाला जो है ये 4 लेयर में होता है, पृथ्वी जो है 4 लेयर में होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु कह रहा है ऊपर, फोकस से ठीक ऊपर, तो इसको केंद्र कहेंगे, है ना, केंद्र कहेंगे, केंद्र कहेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु को क्या कहेंगे, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा केंद्र को क्या कहेंगे। देखिए केंद्र कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे 2 केंद्र है, इसको छोड़ दीजिए, धरातल और छाया क्षेत्र तो होगा नहीं, तो एक अधिक केंद्र है और दूसरा है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र किसे कहे, जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है ना, जो कि भूकंप उत्पन्न होगा तो उसी को भूकंप केंद्र कहेंगे। लेकिन ये तब होगा नहीं, तो सतह पर फोकस के ठीक ऊपर वाले केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अधिक केंद्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल जो है दिया गया है कि भूप्रपटी के ठीक नीचे की परत कहलाती है। तो भूप्रपटी के ठीक नीचे वाली परत को हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेंटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर मेरे बच्चा दिया गया है कि मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है। तो इसको हम लोग आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें को क्या कहते हैं बच्चों, आग्नेय चट्टानें कहते हैं। याद रखिएगा आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम इजी सब क्वेश्चन आपको देख रहा है ना, लग रहा है ना कि भाई ये सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन एकदम इजी सब सवाल है, और यही सवाल आपके अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा तो आप नहीं फोड़ोगे एकदम। हमें तो लगता है बच्चों का आप 100 में 100% जो है आप इसको मार दोगे, एकदम 40 में 40 को आप लोग का जो है सही होगा।
होगा ना, तो आप लोगों को तैयारी रहेगा तभी ना, तैयारी आप लोग करते रहिए। अभी तक आप जो है प्ले स्टोर पर जा करके एबीसी कोचिंग ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो एबीसी कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 11th का क्रैश कोर्स में बच्चों आप लोग ज्वाइन हो जाइए, है ना। बहुत ही मिनिमम फी रखा गया है इस बार, और आप लोग जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन होते हैं और तैयारी बेहतर तरीके से करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। बेशक जो है आप लोगों को तैयारी होनी चाहिए और मार्कशीट का भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कठोरतम खनिज है। तो आपको पता ही है हीरा जो होता है वो सबसे कठोर जो है खनिज होता है। जल्दी मारिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है बच्चों की स्थल रूप विकास की किस अवस्था में जो है अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। अधोमुख कटाव जो होता है बच्चों वह होता है बच्चों वृक्षावस्था, है ना, वृद्धावस्था कह सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला तरुणावस्था नहीं होगा, अंतिम जो है पौड़ावस्था नहीं होगा, प्रारंभिक पौड़ावस्था ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वृद्धावस्था। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, अच्छा अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है। सवाल कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो है भू आकृति क्या है। पहला ऑप्शन है घाटी, दूसरा है बालुस्फूट और तीसरा है क्रास्ट प्रदेश और चौथा है बच्चों जलप्रपात। तो लेकिन इसका यहाँ पे क्या है भू आकृति पूछा गया तो डायरेक्ट याद रखिएगा बालुस्फूट, क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र जो होता है वो बालुई स्थल होता है ना, बालुई स्थल होता है, रेगिस्तान इसको कह सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है बालू सपूत हो जाएगा, बालुस्फूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है। अच्छा ये सवाल रिवर वाला है, ये तो सवाल पिछले बार भी पूछा गया था। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा जो है बनाया जाता है। नदी द्वारा जो है क्या क्या बनाया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ये देखिए पहला दिया गया भी आकार की घाटी, दूसरा है छत्रक शिला, दूसरा तीसरा दिया है बालू का स्फूट और दिया है चौथा दिया गया है जूसेन। तो याद रखिएगा बच्चों जब दो नदी जो है आपस में मिलती है तो भी शेप की जो है आकृति बनाती है, भी शेप की घाटी बनाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है तो आपको याद रखेंगे भी आकार की घाटी निर्माण करती है ना। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे बच्चों। यहाँ पे दिया गया है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने कई बार आपको बताया है, इसको आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन आप देखें, पहला दिया है समताप मंडल, दूसरा दिया गया है मध्य मंडल, तीसरा दिया गया है क्षोभ मंडल और चौथा दिया गया है आयन मंडल। तो बच्चों याद रखिएगा वायुमंडलीय परत जो कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है वह होता है मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है एकदम बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आप लोग जितना जो है कह रहे हैं तो भाई एकदम सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 21वां नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय में सबसे अधिक जो है मात्रा में मौजूद है। सवाल कह रहा है कि वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में कौन जो है सबसे अधिक जो है, यानी कि कौन सी गैस जो है सबसे अधिक है। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन, पहला क्या है बच्चों ऑक्सीजन दिया गया है, दूसरा दिया है नाइट्रोजन, तीसरा दिया है बच्चों आर्गन, है ना आर्गन, और चौथा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक की मात्रा कौन सी है तो भाई नाइट्रोजन की है ना, नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका 22वां नंबर देखिए बच्चों। सवाल कह रहा है 22वां नंबर आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहां जो है 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। देखिए 21 जून को, है ना, याद रखिएगा 21 जून को जो सूर्य की किरण है ये पृथ्वी है या पृथ्वी है ना, तो यहाँ जो सूर्य है, ये जो सूर्य है बच्चों, तो 21 जून को जो है इसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है बच्चों, सीधी पड़ती है। तो बच्चों याद रखिएगा कर्क रेखा पर, है ना, कर्क रेखा पर जो है 21 जून को जो है सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप जो है कमेंट करके एक जो है प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कि हमारे भारत में जो है कौन कौन सी ऐसी राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, जिससे क्या होती है कर्क रेखा गुजरती है। फटाफट से आप लोग बच्चे जो है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 23वां नंबर सवाल है। कह रहा है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है। तो बच्चों याद रखिएगा भूमध्य रेखा के निकट होता है। कहाँ रेखा होता है भैया,
भूमध्य रेखा के निकट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका 24वां नंबर देखिए बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है। देखिए कई बार आप लोगों ने पढ़ा, ये बच्चा वाला सवाल एकदम लॉलीपॉप सवाल है। कह रहा है कि वह प्रक्रिया बताइए जिसमें क्या होता है कि जल जो होता है वह द्रव से, देखिए जल तो द्रव अवस्था में होता ही है, लिक्विड में होता ही है, वो क्या होता है कि वाष्प में बदल जाता है। देखिए जल को जब हम गर्म करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पीकृत करने लगता है, वाष्पीकरण में हो जाता है, बदल जाता है, तो वो वाष्प में बदल जाता है ना। तो वाष्प में जैसे बदलेगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण होना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला सवाल दिया गया है 25वां नंबर। कह रहा है कि लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक यानी कि ग्रामों में की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो बताइए घुले हुए नमक जो कि ग्रामों में व्यक्त किया जाता है, तो कितने ग्रामों में व्यक्त किया जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा प्रति 1000 ग्रामों में, यानी प्रति किलो में जो है, प्रति केजी में जो है उसको जो है व्यक्त किया जाता है लवणता में। याद रखिएगा प्रति केजी यानी कह सकते हैं 1000 ग्राम, है ना। याद रखिएगा 1000 ग्राम बराबर कितना हो गया भाई, 1 केजी हो गया। 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो भाई आप याद रखिएगा अगर किलोग्राम में रहेगा तो आप डायरेक्ट कर दिए 1 किलो, है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल है कि महासागरीय, देखिए क्या सवाल है भाई, महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को क्या कहा जाता है। देखिए महासागरीय जो है, जैसे कि महासागर आप कभी गए होंगे, तो हम कभी कभी गए हैं, मतलब एक बार गए थे समुद्र में, समुद्र गए थे, तो वहां पे हमने ये देखा, अनुभव किया, जो ऊपर जो लहरें होती है, ऊपर की जो लहरें होती है उससे तेज गुना जो लहरें होती है नीचे होती है ना। याद रखिएगा। तो नदी में भी आपने देखा होगा कि जब भी एकदम पूरा लबालब भरा होता है ना, तो ऊपर की लहरें जो होती है वो आपको इस तरह से ऐसे ऐसे जो है ऊंचा नीचे जो है इस तरह से देखने को मिलता है, लेकिन नीचे की जो लहरें होती है बहुत तेज होता है, पानी के अंदर के जो लहरें होती है बहुत तेज होता है। तो याद रखिए बच्चों कि महासागरीय जल के ऊपर और नीचे की गति को हम लोग जो है ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ज्वार भाटा कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो उथल पुथल होता है ना समुद्रों में, तो इसी को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों आपके सामने आ चुका है। 27वां नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। बच्चों आप ये देखो सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, एकदम आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए, निम्न में से बताइए भारत की किस राज्य में जो है सबसे अधिक जो है बाढ़ आती है। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा दिया गया है बच्चों उत्तर प्रदेश। तो बच्चों आप लोगों को भली बात ही पता है कि बिहार में सबसे अधिक जो है बाढ़ आती है, बिहार में सबसे अधिक जो है बाढ़ आती है, पता है ना बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे बच्चों, फटाफट से आप लोग इसका आंसर भी देते जाइएगा कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा होता है। देखिए मृदा जो है, मृदा यानी कि काली मिट्टी जो होता है वो सबसे अधिक उपजाऊ होता है, सबसे अधिक उपयुक्त भी होता है। याद रखिएगा काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, काली मिट्टी यहाँ पे है ना। अच्छा यहाँ पे मृदा का सर्वाधिक व्यापक है, यहाँ पे उपजाऊ तो भाई उपजाऊ तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक व्यापक भी कह रहा है, तो व्यापक और उपजाऊ दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा हो जाएगा। याद रखिएगा जलोढ़ मृदा क्या होता है, व्यापक भी होता है और उपजाऊ भी होता है, दोनों यहाँ पे कह रहा था। हम सिर्फ यहाँ पे उपजाऊ देखेंगे तो उपजाऊ में काली हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जलोढ़ मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको जलोढ़ मृदा से रिलेटेड जो है ना आपकी एग्जाम में हर हाल में सवाल पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, इसको आप लोग तैयार कर लेना। जलोढ़ मृदा इसका सही आंसर होगा कि मृदा की जो है सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार जो होता है वो कौन से होते हैं, जलोढ़ मृदा होती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका 29वां नंबर दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। देखिए बच्चों मैंने कई बार आपको बताया है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जिस प्रकार से जो है टाइगर जो है लुप्त हो रहे हैं, टाइगर की जो है शिकार किया जा रहा है, तो उसको जो है बचाव के लिए, है ना, उसकी जो है बचाव के लिए जो है यह परियोजना लाई गई थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बच्चों की बाघ को शिकार से बचाने के लिए जो है यह परियोजना का लाया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बाघ को जो है बचाया जाए या बाघ को जो है बचाव किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे बाघ जो हो रहा है वो लुप्त होते जा रहा है ना। आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा और न्यूज में आप लोग देखे ही होंगे
कि बाघों की संख्या बहुत कम रह चुकी है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। आप लोगों को भली बात ही पता, मैंने कई बार बताया है कि मानसून शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मौसम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल 31वां नंबर कह रहा है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है। गर्मियों में जब एकदम पूरी तरह से गर्म होता है तो गर्म हवा के साथ साथ जो है एकदम पूरा जो है गर्म जो है लगने लगती है, और गर्मी हवा के कारण आपने देखा होगा बच्चों, आपने कई बार जो है ये अनुभव किया होगा कि जब खुले मैदानों पर हम देखते हैं गर्मी के दिन में, तो ऐसा लगता है कि कुछ जो है पानी की तरह जो है वो लहराती हुई चल रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लू कहते हैं। तो भाई ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा कि गर्मी के उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 32वां नंबर सवाल कहता है कि गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है। देखिए गर्म मौसम के कारण जो है पश्चिम बंगाल में वर्षा होने का कारण यह है कि दक्षिण पश्चिमी का मानसून होना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर मेरे बच्चों, अगला सवाल दिया गया है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा गया है। तो भाई कई बार मैंने बताया है कि भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा गया है। शुक्र ग्रह ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है बच्चों, कह रहा है, कहता है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो याद रखिएगा यह जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों 35वां नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि रीगर मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। तो रीगर मृदा को यानी कि रेगर मृदा क्या है, मृदा यानी कि मतलब कह सकते हैं रेगर जो मिट्टी है उसका दूसरा जो नाम होता है वह होता है काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी यानी कि काली मृदा। तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल यहाँ पे दिया गया बच्चों, कहता है कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया, यानी कहता है कि नॉर्थ उत्तर और दक्षिण जो इंडिया है यानी भारत है, उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी जो है वो कितनी है। तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर होता है ना। याद रखिएगा बच्चों भारत के बीच, यहाँ पे सवाल क्या है कि भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है कितनी होती है। तो भारत के बीच जो है उत्तर से लेकर दक्षिण की जो दूरी है बच्चों वो है 3214 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल देखिए क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। देखिए भारत का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी जो है मालूम था, आप लोगों को पहले से पता था। नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चों आपने अभी तक जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से जो आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। एबीसी कोचिंग ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है। सवाल है कि कौन सी जो है भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा एस तरंगे जो होती है वह क्या होता है बच्चों कि तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है ना। याद रखिएगा एस तरंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे बच्चों। दिया गया है सवाल 39वां नंबर कहता है कि काल बैसाखी संबंधित है। तो काल बैसाखी जो संबंधित है वह किससे संबंधित है बताइए, किस राज्य से संबंधित है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया गया पंजाब से, उड़ीसा से, कर्नाटक से या पश्चिम बंगाल से। फटाफट से बताइए। कई बार मैंने आपको बताया है कि काल बैसाखी जो संबंध होता है वह पश्चिम बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से है ना। हाँ बिल्कुल वेस्ट बंगाल से है। बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर जो है आपका डी के साथ जितने भी चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल यहाँ पे देखिए 40वां नंबर कहता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने पहले भी आपको कहा था, आप जो है नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसका नाम आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ पे वही सवाल पूछ दिया है कि भारत में जो है कर्क रेखा
कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल याद रखिएगा, टोटल जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वह कौन कौन सा राज्य है बच्चों, आप जो है गूगल में भी आप पूछ लीजिएगा और आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट में दे दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से जो है हमारे साथ कीजिए। मिलता है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।